वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 यानी वेरिएशन या परिवर्तन के क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और जो कुछ मैंने उसमें बताया उसका PDF भी एक बना करके दे दूँगा। और अभी जो कुछ मैं बताऊँगा उसका भी मैं एक PDF फाइल बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आप चाहे तो उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखें। इफ़ 15 फार्मर्स कैन कल्टीवेट 18 बीघास ऑफ लैंड इन 5 डेज। कहा जा रहा है 15 फार्मर 18 बीघा ज़मीन पर काश्त कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। कितने दिनों में? उसको जोत सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं 5 दिनों में। ठीक है। Let us determine by using theory of variation the number of days required by 10 farmers to cultivate 12 बीघास ऑफ लैंड। तो कहा जा रहा है कि वेरिएशन का थ्योरी यानी परिवर्तन को इस्तेमाल करके हमें मालूम करना है कि 10 फार्मर यानी 10 किसान 12 बीघा ज़मीन को कितने दिनों में जोत सकते हैं या उस पर काश्त कर सकते हैं। ठीक है, हमें दिन पता करना है। तो इस तरह का सवाल जो स्टूडेंट आप क्लास 8 में भी बनाए होंगे रूल ऑफ 3 से। ठीक है, जहाँ पे आप एक तरफ लिख लेते हैं किसानों की तादाद या किसानों की संख्या और ज़मीन के मात्रा, ज़मीन के क्वांटिटी और फिर डेज 3 लिखते थे और फिर बनाते थे। उसी को क्या करते हैं अभी हम जो वेरिएशन से थोड़ा वेरिएशन का मेथड से परिवर्तन के तरीका से XYZ मानकर हम बनाएंगे। सेम तरीका क्या है, वेरिएशन में थोड़ा सा एक न्यू तरीका समझ लीजिए वेरिएशन या परिवर्तन है। एक्चुअल में ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं क्लास 8 में, तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है। तो यहाँ पे हम किस तरह बनाने वाले हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 वेरिएबल X, Y और Z मानना पड़ेगा। किसके लिए? एक तो फार्मर के लिए, फार्मर की तादाद या संख्या के लिए। दूसरा क्या है, ज़मीन है, तो ज़मीन के एरिया या क्षेत्रफल जो है उसके लिए Y मान लेंगे। और उसके बाद है दिन के लिए हम इसका एक वेरिएबल मानेंगे, Z मान लेंगे। ठीक है, उसको यूज़ करके बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 13 है, पेज नंबर 196 से इंग्लिश बुक में। हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ फार्मर्स बी X। मान लिया कि फार्मर की तादाद या किसानों की संख्या X है, इसको X मान लेंगे। द एरिया ऑफ द लैंड बी Y और ज़मीन का एरिया या क्षेत्रफल उसको हम Y मान लेंगे। और जो तीसरा है नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की तादाद या दिनों की संख्या, उसको हम Z मान लेंगे। वो सीरियली उसी तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पहले किसान का तादाद दिया हुआ है, उसके बाद ज़मीन का एरिया या क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कितना दिन लग रहा है। तो उसी हिसाब से हमने तीनों को सीरियली माना है, X, Y और Z। चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको X इसको Y मान सकते हैं। तो सीरियली मान लेना इस तरह XYZ ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब हमारा दूसरा काम ये होगा कि हम X, Y और Z के बीच में जो है देखना पड़ेगा किस तरह का वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल समानुपाती है, या फिर इन्वर्स वेरिएशन है, व्यतिक्रम समानुपाती है। किस तरह से, तो किसके साथ किसको देखेंगे, X के साथ Y को, फिर X के साथ Z को। तो देखिए पहले X और Y में आपस में वेरिएशन देखते हैं क्या है। तो देखिए X क्या है, नंबर ऑफ फार्मर से किसानों की तादाद या संख्या है, और Y है ज़मीन का एरिया या क्षेत्रफल। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में हमें देखना होगा कि दोनों में बढ़ाने से क्या होगा, कमाने से क्या होगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा किसान होते, किसानों की तादाद या संख्या हम बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो ज़्यादा ज़मीन काश्त कर पाएंगे, जोत पाएंगे, है ना। तो किसानों की तादाद या संख्या अगर बढ़ती है तो फिर ज़्यादा ज़मीन का एरिया या क्षेत्रफल वो उस पर खेती कर पाएंगे, यानी उसको जोत सकेंगे, काश्त कर सकेंगे। ठीक है, और अगर कम किसान होते हैं, किसानों की संख्या कम करते हैं, तो फिर वो कम ज़मीन को ही जोत सकेंगे, उस पर काश्त कर सकेंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, X अगर बढ़ेगा तो फिर Y भी बढ़ेगा, X अगर कमेगा तो Y भी कमेगा। तो ऐसा जब होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, दोनों में किस तरह का वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल समानुपाती है।
ठीक है। उस वक्त हम जेड को छेड़ रहे नहीं, जेड वैसे का वैसे, यानी जेड क्या कांस्टेंट है, स्थिरांक है। एक्स और वाई में तब कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ से हम उसको लिख लेंगे, देन तब एक्स के साथ वाई में कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट है, तो एक्स वेरिएस वाई हो जाएगा, डायरेक्टली वेरिएस, इस तरह से लिखा जाएगा। उस वक्त क्या होगा, जेड क्या होगा, कांस्टेंट, जेड क्या होगा, कांस्टेंट, स्थिरांक होगा। इसके बाद अब हम एक्स और जेड में रिलेशन देखेंगे, किस तरह का वेरिएशन है। तो देखिए, अगर हम किसानों की तादाद बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, तो फिर उनको जो भी ज़मीन जो है या एरिया है उसका जो क्षेत्रफल, ये अगर हम फिक्स रखते हैं, इसको मान लीजिए जितना ज़मीन उतना ही है, अगर हम ज़्यादा किसान काम में लगा देते हैं तो फिर उनको कम दिन लगेगा खेत को जोतने में, काश्त करने में। यानी अगर हम एक्स को बढ़ाते हैं फिर तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज, दिन कम हो जाएगा, जेड कम हो जाएगा, एक्स बढ़ने से जेड कम हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा, अगर हम किसानों की तादाद या संख्या को कम करते हैं, कम किसान को लगाते हैं, खेत को उतना ही है, ज़मीन सेम उतना ही है वाई, तो फिर क्या हो जाएगा, दिन ज़्यादा लगेगा, कम किसान है तो ज़्यादा दिन लगेगा उसको खेत जोतने में। तो फिर एक्स और जेड में कैसा रिलेशन हो रहा है, किस तरह का वेरिएशन या परिवर्तन, इनडायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, वेतुक्रम समानुपाती। एक्स बढ़ने से जेड कम हो रहा है, एक्स कम होने से जेड बढ़ रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स इन्वर्सली वेरीज विथ जेड, यानी 1/जेड लिखना पड़ेगा। उस वक्त वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियरली समझ में आएगा। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इसको अब हम आगे लेके बनाएंगे। तो ये देखिए, एक्स वेरीज वाई और एक्स वेरीज 1/जेड, इन दोनों को हम एक साथ किस तरह लिखते हैं, मैंने इससे पहले बताया था, थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, तो जॉइंट वेरिएशन में मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया था यौगिक परिवर्तन में, किस तरह दोनों एक्स वेरीज वाई और एक्स वेरीज 1/जेड होने से हम इस तरह लिख सकते हैं। इसलिए एक्स वेरीज, ये दोनों को इंटू करके लिख सकते हैं, वाई इंटू 1/जेड, ठीक है, बाय जॉइंट वेरिएशन, यौगिक परिवर्तन के द्वारा या जरिया। यहाँ से फिर अब हम वेरिएशन के निशान को हटाएंगे और एक्स ये हटेगा तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आ जाएगा के, वाई 1 से इंटू जाएगा y/z। ये के क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, अशून्य वेरिएशन कांस्टेंट, परिवर्तन स्थिरांक यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारा समझ लीजिए एक तरह का फॉर्मूला ही आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ 15 किसान, तो एक्स मतलब किसान है, ठीक है, व्हेन जब x इक्वल टू क्या है 15, यानी किसानों की तादाद ये संख्या कितना 15, तो 18 बीघा ज़मीन को वो जोत रहे हैं, काश्त कर रहे हैं, तो ज़मीन यानी वाई कितना है तब 18 बीघा, और कितना दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, तो जेड यानी दिन को तो हमने जेड माना, जेड कितना है तब 5, तो ये दोनों हैं, तो फिर ये ठीक है। तो इन तीनों का वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इस जगह में, एक्स वाई और जेड के जगह में, तो यहाँ से हमें के मिल जाएगा, तो वैल्यू पुट करें, इसलिए एक्स के जगह में 15 इक्वल टू के इंटू वाई के जगह में 18 बाई नीचे जेड के जगह में 5। तो यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, ऊपर ऊपर में कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ इंटू है, तो 3 से काटे, 3 6 18, 3 5 15, और ये 5 इक्वल टू के इधर इंटू हो जाएगा 5 के साथ, क्योंकि यहाँ बटा में है, तो इस तरफ जाएगा तो इधर इंटू हो जाएगा 5 के साथ, प्रोडक्ट होगा या गुण होगा, 5 5 25 इक्वल टू 6 के साथ इंटू होगा 6 के, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 के साथ के इंटू है, तो यहाँ 6 इक्वल टू किधर आएगा, तो 25 के नीचे आ जाएगा, 25/6, तो के कितना आ गया 25/6, उसको घुमा के लिखेंगे, के इक्वल टू 25/6, ये के का वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को दोबारा यहाँ पुट करेंगे, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना होगा, के जगह में 25/6 इंटू y/z। ये समझ लीजिए के जो था, जिसको नहीं जानते थे के को, अब के कितना हो गया 25/6, यहाँ तक आ गया। अब दोबारा जो क्वेश्चन में दूसरा उसका पार्ट है, उसमें कहा गया कि 10 किसान 12 बीघा ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे, यानी 10 किसान है, तो वेन किसान कितना है 10 है, तो एक्स मतलब किसान था, किसानों की तादाद संख्या 10 है,
और 12 बीघा ज़मीन यानी y कितना है 10 है। ठीक है, और हमें निकालना है कितना दिन में जोतेंगे यानी z मालूम करना है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो x और y का वैल्यू यहाँ जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें z का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए x इक्वल टू यहाँ पे 10 इक्वल टू 25/6 इंटू यहाँ पे इंटू है, y के जगह में हो जाएगा 10 और y नीचे हो जाएगा z, और दोनों तरफ ऊपर ऊपर में देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर y जो है ये 12 बीघा था, मैंने 10 लिख दिया, गलती हो गया है, 12 कर ले। ओके 12, तो ये y जो है यहाँ पे 12, ये पूरा नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 होगा और ये 2 पच्चे 10 होगा। ओके, इसके बाद देखिए 6 यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, 6 और 6 कैंसिल हो गया, और 5 से 25 भी कैंसिल होगा, 5 पच्चे 25, तो ये कैंसिल करें 5 पच्चे 25। ओके, अब ये कितना गया, इस तरफ तो 1 हो गया, इधर हो गया 5 बटा, ये 5 ऊपर में बचा, नीचे z, और z यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो 1 के साथ इंटू हो जाएगा z, क्योंकि इधर बटा में है डिवाइड में, तो इधर इक्वल टू इधर जाएगा तो इधर इंटू हो जाएगा, इक्वल टू 5। तो कितना z मतलब क्या होता है दिन, कितना दिन लग रहा है 5 दिन, तो 5 डेज में वो कंप्लीट कर लेंगे। 10 किसान 12 बीघा ज़मीन को जोत पाएंगे 5 दिनों में। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। कहा जा रहा है एक स्फीयर या गोला या गोलक का वॉल्यूम या आयतन उसके रेडियस या अर्धव्यास के क्यूब, यानी इसमें पावर 3 होता है, क्यूब के साथ डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, यानी वॉल्यूम आयतन और उसका रेडियस का क्यूब, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या सरल समानुपाती है। ठीक है, 3 सॉलिड स्फीयर्स हैविंग लेंथ ऑफ 1.5, 1 सही 1/2, 2 n 2.5, 2 सही 1/2 मीटर डायमीटर आर मेल्टेड एंड ए न्यू सॉलिड स्फीयर इज फॉर्म्ड। कहा जा रहा है 3 ठोस स्फीयर है, 3 ठोस गोलक हैं, उन तीनों का डायमीटर या व्यास कितना करके है, पहले वाले का 1.5 मीटर है, दूसरे वाले का 2 मीटर है और तीसरे वाले का 2.5 मीटर है। ठीक है, उन तीनों को पिघला कर यानी मेल्ट करके पिघला कर एक नया सॉलिड स्फीयर, एक ठोस स्फीयर या गोलक बनाया गया। लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर। तो तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा जो गोलक बनाया गया है, स्फीयर बनाया गया है, तो उस बड़े वाले गोलक या स्फीयर का यानी न्यू स्फीयर का उसका डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई पता करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना, लेट अस कंसीडर दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर मेल्टिंग। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 3 छोटा छोटा गोलक हैं, उनको पिघला करके जब हम एक नया बड़ा गोलक बनाएंगे, बड़ा स्फीयर बनाएंगे, तो उस टाइम क्या होता है, तीनों छोटा छोटा गोलक वो सॉलिड है, उसको पिघलाएंगे यानी उसमें जितना भी लोहा मान लीजिए है, अगर लोहा से अगर बना हुआ है तो वो उसका वॉल्यूम है, आयतन है। तो तीनों का वॉल्यूम मिलाएंगे, तो तीनों का वॉल्यूम को जोड़ कर ही क्या होगा, बड़े वाले स्फीयर या बड़े गोलक का वॉल्यूम या आयतन के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो दोनों सेम रहता है, पिघलाने से पहले और पिघलाने के बाद। ठीक है, और जब उससे बनाएंगे नया स्फीयर तो तीनों का स्फीयर का वॉल्यूम को जोड़कर बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम या आयतन के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट सवालों में से है, तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, जो शुरू में जो लाइन लिखा हुआ था सेंटेंस, उसी को हमें लेके चलना है। कहा गया कि स्फीयर या गोलक का वॉल्यूम या आयतन जो है वो उसके रेडियस या अर्धव्यास के क्यूब के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल समानुपाती में है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम को ले समझना है और उसके साथ उसका रेडियस यानी अर्धव्यास को मानना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम एंड स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मान लिया कि स्फीयर या गोलक का आयतन V और अर्धव्यास r है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वेरिएशन क्या दिया है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल समानुपाती है r के क्यूब के साथ, अर्धव्यास के क्यूब के साथ। इसलिए
v डायरेक्ट वेरिएशन में है किसके साथ, r के क्यूब के साथ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में इस तरह से होगा। तो ये हम लेंगे यहाँ से, इसको पहले हम हटा लेंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हटेगा तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाएगा r क्यूब, के क्या है, नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट, शून्य स्थिरांक, परिवर्तन स्थिरांक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीनों स्फीयर, छोटा छोटा स्फीयर या सॉलिड स्फीयर या गोलक है, उन तीनों का रेडियस दिया हुआ, अर्ध व्यास, सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर या व्यास दिया हुआ है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों का जो है हम अर्ध व्यास या रेडियस मालूम करेंगे, पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का। ओके, तो पहले वाले का डायमीटर या व्यास दिया हुआ है, उसको हम d1 मान लेते हैं, वो दिया हुआ है 1.5 मीटर, एक सही 1/2 मीटर। ठीक है, तो ये बराबर कितना होगा, 2 एक कम 2 और एक 3, 3/2 मीटर हो गया। ये डायमीटर हो गया पहले वाले का, इसलिए d1 हमने नाम दिया। तो यहाँ से r1 निकाल लेंगे, यानी इसका रेडियस या अर्धव्यास कितना होगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, 3/2 डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसे 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, ये 3/2 है, उसके नीचे में 2 आ जाएगा, 3/2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो ये नीचे वाले 2 से इंटू हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। इतना मीटर हो गया पहले वाले स्फीयर या गोलक का रेडियस या अर्धव्यास। इसी तरह दूसरे वाले का निकालेंगे, दूसरा वाला d2, उसका डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, कॉमा, इसलिए इसका r2 होगा, दूसरे वाले का रेडियस या अर्धव्यास है, इसको r2 नाम देंगे। ये कितना होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसका आधा, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 कम 2 1 हो गया, 1 मीटर हो गया। दूसरे वाले गोलक का रेडियस या अर्धव्यास कितना होगा, 1 मीटर। अब तीसरे वाले का निकालेंगे, d3 डायमीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, व्यास 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर बराबर कितना होता है, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 मीटर, कॉमा, इसलिए r3 कितना होगा, यानी तीसरे वाले गोलक का अर्धव्यास 5/2 इसका डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5/2/2। तो ठीक इसी तरह ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 से इंटू हो जाएगा, 5/4 मीटर। ठीक है, ये हो गया r1 3/4 मीटर, r2 हो गया 1 मीटर और r3 हो गया 5/4 मीटर। अब जो है हम तीनों को वॉल्यूम निकालेंगे, तीनों का आयतन निकालेंगे। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v = k r³। ठीक है, जब यहाँ पर हम पहले वाले का वॉल्यूम या आयतन निकालेंगे तो उसका हम नाम दे देंगे v1। तो k तो कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा r1। ठीक है, k सेम रहेगा, v1 = k r1 का होल क्यूब। इसी तरह v2 हो जाएगा v2 k r2 का होल क्यूब। v3 हो जाएगा तीसरे वाले का वॉल्यूम आयतन, v3 = k × r3 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट v1 हो जाएगा कितना, k × r1 का होल क्यूब, r1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, = k × r1 मतलब 3/4 इसका होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर k × 3 का होल क्यूब कितना होगा, 3 को 3 मरतबा इंटू करेंगे, 3 × 9 9 × 27 बटा नीचे 4 का होल क्यूब कितना होगा, 4 को 3 मरतबा इंटू करेंगे, 4 × 4 × 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ये कितना आ गया, v1 मतलब k × 27/64। ठीक है, ये पहले वाले स्फीयर या गोलक का वॉल्यूम या आयतन है। दूसरे वाले का निकालेंगे v2, तो ये कितना हो जाएगा, k × r2 का होल क्यूब। तो ये बराबर होगा k × r2 मतलब कितना, 1, तो 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k × 1 का होल क्यूब 1 ही होता है, तो k × 1 मतलब k। ठीक है, इसके बाद v3 यानी तीसरे वाले गोलक का वॉल्यूम k × r3 का होल क्यूब। तो ये कितना होगा, बराबर k × r3 मतलब है 5/4 इसका होल क्यूब। तो ये कितना होगा, k × 5 का होल क्यूब कितना, 5 को 3 बार इंटू करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 और 4 का होल क्यूब 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इतना। ठीक है, अब तीनों का वॉल्यूम को जोड़कर ही क्या हुआ, तीनों का आयतन को जोड़कर ही बड़े वाले स्फीयर या गोलक का
वॉल्यूम या आयतन हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो बड़े वाले का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसलिए बड़े वाले स्फीयर या गोलक का वॉल्यूम है वो v है, हमने माना। तो ये v बराबर कितना हो गया, तीनों का जोड़ v1 प्लस v2 प्लस v3। बड़े वाले स्फीयर या गोलक का वॉल्यूम बराबर है तीनों का वॉल्यूम या आयतन को जोड़कर ही, तीनों को पिघला कर ही तो ये बड़ा वाला बनाया गया। तो तीनों का वॉल्यूम जोड़ने से ही बड़े वाले के वॉल्यूम के साथ बराबर होगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। v मतलब क्या हमने माना था, v मतलब था k इंटू आर क्यूब। ठीक है, शुरू में ही जो हमने लिखा। और v1 मतलब अभी हमारा है k इंटू 27/64। v1 की जगह में लिखेंगे k इंटू 27/64, फिर प्लस v2 की जगह में लिखेंगे k, फिर प्लस v3 की जगह में लिखेंगे k इंटू 125/64 और k आर क्यूब। इन सब से k कॉमन ले लेंगे और जो आएगा उसको थर्ड ब्रैकेट में लिख ले, उसको हम एलसीएम लेंगे। यहाँ से k कॉमन आ गया, यहाँ इतना बचा, यहाँ से k कॉमन आया कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि k से k को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। प्लस यहाँ से k कॉमन आया, बचेगा 125/64। दोनों तरफ देखिए k यहाँ इंटू, यहाँ भी k इंटू, k कैंसिल हो गया। और आर क्यूब इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे हम। तो 64 है, नीचे 64 है, यहाँ बटा है, नीचे 1 है, तो ये 64 ही एलसीएम आएगा। सेम सेम है, सेम सेम रहने से उतना ही एलसीएम होता है। तो 64 से 64 डिवाइड होगा, 1 होगा, 1 से 27 को इंटू करेंगे 27, फिर प्लस ये 1 से ही 64 इंटू हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे जब बटा नहीं होता है तो ये जो भी आता है नीचे एलसीएम में वो इससे डायरेक्ट इंटू होता है। प्लस 64 से 64 डिवाइड होगा, 1 होगा, 64 से 64 एक बार में जाएगा, 125 इंटू करेंगे 125। और आर क्यूब इक्वल टू, ये सबको जोड़ेंगे ऊपर में तो ये हो जाएगा 216 बटा नीचे हो जाएगा 64। अब यहाँ से हमें आर निकालना है, तो आर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ तो आर क्यूब है, ये भी क्यूब में होगा। 216 कितना का क्यूब होता है, 6 का होता है। और 64 कितना का क्यूब होता है, 4 का होता है। तो 6/4 का पूरा का होल क्यूब होगा। ठीक है, 6 का होल क्यूब 216, 4 का होल क्यूब 64। तो इसको हमने पूरा को एक साथ होल क्यूब में लिख लिया। तो अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो क्यूब क्यूब हटाएंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/4। इसीलिए आर इक्वल टू होगा 6/4। यहाँ से काटे, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो कितना आ गया, 3/2। तो ये हो गया बड़े वाले स्फीयर या बड़े वाले गोलक, जो नया स्फीयर या गोलक है उसका रेडियस या अर्धव्यास। तो इसका डायमीटर निकालना है हमें, इसलिए d डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर, बड़े गोलक का, ये नए गोलक का डायमीटर या व्यास कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, r का डबल, तो 2 इंटू 3/2 इतना मीटर। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 1 हो गया, 3 एकम 3, 3 मीटर। ये होगा आंसर। तो ये मैथ इंपॉर्टेंट मैथ से है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।